Namaste दोस्तों. Welcome to the another new exciting episode of Pharmacodynamics. That is episode number 3. In this episode we are talking about enzymes first of all. ठीक है. अब enzymes में कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है. First of all is enzyme stimulation and enzyme induction. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. जैसे आप ये ग्राफ में देख सकते हो, there is enzyme stimulation and enzyme induction. तो कुछ chemicals होते हैं which are able to stimulate certain enzymatic reactions, which is known as enzyme stimulation. This differs from enzyme induction. Enzyme induction is basically there is an increase in the amount of enzymes. ठीक है. Enzyme induction is basically there is increase in the amount of an enzyme and that is produced in vivo, that is inside the body. अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पे. Reaction velocity Vmax, that is a maximum velocity of the reaction. ठीक है. S जो आप देख रहे हो पिंक कलर में वो एंजाइम स्टिमुलेशन का है. Vmax जो नॉर्मल एंजाइम की वेलोसिटी है जब उसको स्टिमुलेट नहीं किया जाता है. हाफ Vmax, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाफ Vmax इज Km फॉर द स्टिमुलेटेड एंजाइम स्टिमुलेशन. हाफ Vmax, Km मतलब Michaelis Menten constant. Michaelis Menten constant is defined as the substrate concentration at which the enzyme reaches half of its maximum velocity. जब वह एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा पार्ट कवर कर लेता है, दैट इज द Km और द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ठीक है. फिर Vmax I आप देख रहे हो, ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दोनों में हम बात करेंगे क्या होता है बेसिकली. सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट रोल हियर टू अंडरस्टैंड इज कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जो Km होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. यू हैव टू रन मोर किलोमीटर, ज़्यादा किलोमीटर भागने होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यू हैव टू रन मोर किलोमीटर्स. C से कॉम्पिटिटिव के बजाय आप C के बजाय K याद रख सकते हो. ठीक है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यू हैव टू रन मोर किलोमीटर्स, उसमें Km बढ़ जाता है. जो आप देख रहे हो Kmi इन द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर, ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बढ़ जाता है. ठीक है. फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या इफेक्ट होता है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बेसिकली आपका एफिकेसी डिक्रीज हो जाता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका पोटेंसी डिक्रीज होता है. नॉन कॉम्पिटिटिव इज बेसिकली द मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग. एफिकेसी इज अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग. और एंजाइम में ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रेजेंस में ये थोड़ा सा कम हो जाता है. आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो रिएक्शन है नॉर्मल से कम हो रहा है. और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में लगभग जो पीक आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है नॉर्मल. उसका पोटेंसी मतलब हाइयर अमाउंट ऑफ एंजाइम आपको देना पड़ेगा टू अचीव द सेम रिएक्शन. अब एंजाइम इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव और सरमाउंटेबल इक्विलिब्रियम टाइप का होता है, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप का होता है. दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव या फिर इनसरमाउंटेबल, जिसको आप नहीं जिसके पार जा सकते हो. सरमाउंटेबल मतलब हमने सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत सारा कर दिया. मतलब आप ये मानो अगर हम 100 मॉलिक्यूल दे तो हमने 1000 मॉलिक्यूल से वो ओवरकम हो जाएगा. इसीलिए उसे कहा जाता है सरमाउंटेबल, मतलब उसको हम पार कर सकते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. नॉन कॉम्पिटिटिव को हम पार नहीं कर सकते. अब इसके सब टाइप, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने बात करी थी इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इक्विलिब्रियम टाइप में ड्रग जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, कंपीट्स विद द नॉर्मल सबस्ट्रेट फॉर द कैटालिटिक बाइंडिंग साइट. एक डायग्राम में इजी हो जाएगा, अगली स्लाइड में डायग्राम है. तो प्रोडक्ट नहीं बनता है या फिर नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनता है और एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. जैसे इसमें आप देखिए सबस्ट्रेट एंजाइम से कर रहा है बाइंड, बट एक इनहिबिटर आके यहाँ चिपक के बैठ गया. अब वो बैठ गया तो नो प्रोडक्ट या फिर नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट. ठीक है. जो मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव के, कॉम्पिटिटिव याद रखो के, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन KOMP. आई नो द स्पेलिंग इज रॉन्ग बट इससे आपको याद रखने में इजी होगा कि किसमें क्या रिएक्शन होता है. तो कॉम्पिटिटिव में इंक्रीज इन द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बट Vmax यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अनचेंज होती है. दैट इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द हाफ मैक्सिमल रिएक्शन, जो मैंने बताया था माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट. बट अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इनहिबिटर डिस्प्लेस हो जाएगा और सेम मैक्सिमल रिएक्शन वेलोसिटी कैन बी अटेन्ड. एग्जांपल्स इसमें आप लोगों को याद रखने हैं दो इंपॉर्टेंट. एक है कोलिन एस्टरेज एंजाइम, इसका सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोलिन. फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इसका फाइसोस्टिग्मीन या फिर नियोस्टिग्मीन. ठीक है.
दीज आर एंटी कोलिनेस्टरेजेस, ठीक है, दे आर एंटी टू द कोलिनेस्टरेज एंजाइम, ठीक है। फिर मोनोमीन ऑक्सीडेज ए, बेसिकली कैटेकोलामीन्स जो नॉन हमारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रेनलिन या डोपामीन, इनको बेसिकली मेटाबोलाइज करता है। इसका इनहिबिटर होता है मोक्लोबिमाइड, ठीक है। देन डोपा डीकार्बोक्सिलेज, इसका सबस्ट्रेट होता है लीवोडोपा, पार्किंसन डिजीज में हम लीवोडोपा देते हैं। और डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर क्या होता है, कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड। तो बेसिकली इस कार्बिडोपा बेंसेराजाइड हम देते हैं पार्किंसन डिजीज में ताकि हम लीवोडोपा कंसंट्रेशन बढ़ाएं बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा बाय डोपा डी। ये लीवोडोपा है, देखिए, दिस इज लीवोडोपा एंड दिस इज डोपामीन। इन दोनों के बीच में जो एंजाइम है वो है डोपा डीकार्बोक्सिलेज। तो ये लीवोडोपा कन्वर्टेड बाय डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनटू डोपामीन। अब इसका हम कंसंट्रेशन लो कर देते हैं, इसको हम इनहिबिट कर देते हैं बाय गिविंग कार्बिडोपा बेंसेराजाइड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो। डोपा डीकार्बोक्सिलेज बेसिकली क्या कर रहा है, लीवोडोपा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट भी कर रहा है, मेटाबोलाइज भी कर रहा है, उसको डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है। तो हम नहीं चाहते उसका डिस्ट्रक्शन, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन के अंदर पहुँचे, पेरिफेरल टिश्यूज़ में ना पहुँचे। इसीलिए दिस इज अ पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। कार्बिडोपा बेंसेराजाइड दिया तो पेरिफेरीज में जो डोपामीन के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग सबसे कॉमन है, हाइपोटेंशन भी होता है। तो पेरिफेरी के इफेक्ट डोपामीन के, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ये सब ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि पेरिफेरी में नहीं है जाने देता, ठीक है। और ये जब ब्रेन के अंदर जाएगा तब तो ऑब्वियसली लीवोडोपा ब्रेन के अंदर घुसेगा ही घुसेगा, वेर इट विल कन्वर्ट इनटू डोपामीन, क्योंकि डोपामीन को आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। डोपामीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आपको इसको प्रोड्रग के फॉर्म में देना होगा। एंड एग्जाम्पल प्रोड्रग का बताया भी था पहले भी, दैट इज लीवोडोपा, ठीक। अब नॉन इक्विलिब्रियम में ड्रग्स रिएक्ट विद द सेम कैटालिटिक साइट, बट आइदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वैंडर वाल्स बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, वो तो होते ही होते हैं, हमने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। इतने स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स में आते हैं, या इतनी हाई एफिनिटी, एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू अ रिसेप्टर। यहाँ पर क्या होगा, एफिनिटी, एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द जो भी सबस्ट्रेट है यहाँ पे, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गया, मीथोट्रिक्सेट हो गया, इतना स्ट्रांगली वो बाइंड करेगा एंजाइम से, कोलिनेस्टरेज से, कि नॉर्मल सबस्ट्रेट आकर के उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि कोलिनेस्टरेज का नॉर्मल सबस्ट्रेट क्या है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन कन्वर्टेड बाय कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनटू कोलिन प्लस एसिटेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आ गए, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनकी पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, बहुत फ्रीक्वेंट है इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो आकर के कोवैलेंट बॉन्ड्स बना दिए विद द एस्टेरेटिक साइट ऑफ द कोलिनेस्टरेज एंजाइम। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है एनायोनिक साइट और एक होती है एस्टेरेटिक साइट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। फिर मीथोट्रिक्सेट हैज 50,000 टाइम्स हाइयर एफिनिटी फॉर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैन द नॉर्मल सबस्ट्रेट DHFA। आपको सबको पता होगा ये कैस्केड होता है, जो आपका पैरामीनो बेंजोइक एसिड होता है, उससे आपका बनता है डाईहाइड्रोफोलेट, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से आपका बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इन आवर बॉडी, मीथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर ड्रग्स है, वो जाकर के चिपक जाएगी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के, और जो DHFA है वो THFA नहीं बन पाएगा, तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी। इसीलिए आपको एंटी कैंसर के पेशेंट्स को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के रेडीमेड फॉर्म में टैबलेट सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें KM जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटिव है तो बढ़ेगा, और जो Vmax है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड, वो कम हो जाएगी। देन कमिंग ऑन टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें द इनहिबिटर रिएक्ट्स विद एन एडजेसेंट साइट एंड नॉट विद द कैटालिटिक साइट, कहीं पे और जाके बैठता है, बट ऑल्टर्स द एंजाइम इन सच अ वे कि उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो भूल जाता है, छोड़ देता है उसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट है KM इज अनचेंज्ड बट मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, साइक्लोक्सिनेज इनहिबिटर जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, साइक्लोक्सिनेज को हम कॉक्स भी कहते हैं, इसके इनहिबिटर्स होते हैं बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन। एंड फाइनली कमिंग ऑन टू
ओमेप्रेजोल विच इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ H प्लस K प्लस ATPase पंप, इसीलिए गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी में इसको दिया है क्योंकि उसको वो नॉन कॉम्पिटिटिवली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है. So this brings us to an end of enzyme inhibition. See you in the next class, in the next episode. Till that, this is Karun Kumar signing off. Bye bye.